नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पंच महाभूत, उनका संबंध कुंडली में किन किन भावों से, किन किन ग्रहों से देखा जाता है। तो पंच महाभूतों में हम सबसे प्रमुख तत्व अग्नि मानते हैं। ऋग्वेद के भी पहले श्लोक में अग्नि तत्व, जिसको आज की भाषा में हम हाइड्रोजन का नाम लेते हैं, में देखा जाता है। और अग्नि परिवर्तन की स्थिति और पराक्रमी ये स्वभाव में व्यक्ति के डालता है। यानी ये किस प्रकार का परिवर्तन है, ये भी ध्यान देना है कि हम जब भी कभी एक पराक्रमी परिवर्तन चाहते हैं कि भाई मैंने एक राष्ट्र को जीत लिया, मैंने एक सभा को जीत लिया, उसके ऊपर लगातार जो बढ़ते रहने की कामना है, वो मूल अग्नि तत्व है। और अग्नि तत्व के जो प्लैनेट माने जाते हैं, ग्रह माने जाते हैं, वो सूर्य व मंगल हैं। तो आप किसी भी चार्ट में जहाँ भी सूर्य व मंगल पराक्रमी या बली पाएंगे, तो आप ये देखेंगे कि व्यक्ति के अंदर अग्नि तत्व के प्रति रुझान, या कह सकते हैं उसका पित्त संबंध जो वो बढ़ जाता है। पित्त बढ़ता है, उसको शांत करने के लिए फिर हम जल तत्व का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखना है, अग्नि तत्व को काबू कर सकता है जल तत्व। भाई हम सामान्य भी देखते हैं कि कहीं आग पर काबू पाना है तो उसको फिर सही मायने में, हालांकि आज और अलग अलग उसके अलग अलग रूप हो गए हैं कि भाई उसके हम ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड का छिड़काव करते हैं, लेकिन जहाँ बड़ी आग है उसको सच में काबू करने का काम जल तत्व ही करता है। क्योंकि जल तत्व में हम जैसे केमिस्ट्री में भी, हम रसायन विज्ञान में भी जल तत्व में अग्नि तत्व और वायु तत्व का मिलन मानते हैं। यानी जल तत्व उत्पन्न हो रहा है, उसमें अग्नि तो है, साथ साथ उसके अंदर वायु भी है और उस पर भारी पड़ता है अग्नि तत्व पर। तो ध्यान रखना है कि ये संतुलन है एक प्रकार का। अगर आपका सूर्य मंगल बली है तो उस अग्नि तत्व को बैलेंस रखने के लिए चार्ट में कहीं ना कहीं चंद्र और शुक्र का भी बल परमावश्यक है। नहीं तो क्या होगा, व्यक्ति इसी पराक्रम में ही रहेगा और वो जो इंटीरियर पार्ट है, या कह सकते हैं जो चंद्रमा और शुक्र का गुण है, वो खो देगा। ठीक हो गया। तो हम ये कह देना कि भाई आपके चार्ट तो क्या कमाल के पराक्रमी है, ऐसे नहीं चलता है। हमें उस पराक्रम को शांत करने वाला भी कोई ना कोई होना चाहिए। एक, जैसे मैंने पहले भी बताया है, चंद्रमा ही सबका, कह सकते हैं, वास्तविक जननी या माँ है। अगर चंद्रमा आपका बली है तो वो मंगल को भी काबू कर लेगा, सूर्य को भी काबू कर लेगा। कितनी अजीब बात है कि चंद्रमा जो जल तत्व प्रधान है वो काबू कर सकता है, उसका अधिकार है, उसको जो रैंक मिला है उसके अनुसार भी वो मंगल को दबा सकता है। मंगल किसी के काबू नहीं आता है, सिवाय मतलब जो उसको आज्ञा देने का अधिकार है मंगल को, सिवाय सूर्य के और चंद्रमा के, मंगल को कोई आज्ञा नहीं दे सकता है। वो ठीक है, बृहस्पति को वो इज्जत करते हैं, लेकिन जो प्रोटोकॉल बना है, जो हमने ग्रहों के रैंक डिसाइड किए हैं, उन रैंक के हिसाब से भी राजा ही सेनापति को आदेश दे सकता है। और हम बार बार बोलते हैं कि चंद्रमा भी एक फीमेल किंग है, वो राजा समान ही है। तो इसीलिए मतलब इस चीज़ों को बैलेंस करना भी अपने को आना चाहिए। खाली ये क्लास उसलिए नहीं है कि हमने देख लिया पराक्रमी है वो, बस आपके पास दो चार्ट आए हैं, एक पराक्रमी है, साथ साथ उस पराक्रम को संतुलित करने के लिए हमारे पास जल तत्व की भी पूरा भरपूर मिला अपने को बल। चंद्रमा बली में निकल कर आ गए, शुक्र कहीं निकल कर आ गए, तो वो पराक्रम को साध सकता है। अब कोई आपको इतना अस्त्र दे देते हैं, उस अस्त्र को संभालने के लिए, या कह सकते हैं उसके जो साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं उनको संभालने का अगर आपके अंदर मादा नहीं है, तो फिर पराक्रम तो हमारा हित की बजाय अहित कर लेगा। हम तो सभी से जंग करने के मोड में आ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, कुछ अस्त्र शस्त्र ऐसे हैं जिनका कोई तोड़ नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ जल तत्व ही साध सकता है, वही जल तत्व से काबू आ सकते हैं। ठीक हो गया। जो सबके साथ मिलने की भावना है, जो हार्मनी है, जैसे नारायण अस्त्र के बारे में
महाभारत हमें बहुत कुछ बताती है। अब ठीक है, वो हमारी आज लौकिक बुद्धि में अभी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई नारायण अस्त्र जब छोड़ा जाता है तो उसका तोड़ क्या है। कहते उसका कोई तोड़ नहीं है। उसका तोड़ तो यह है कि भाई हम पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित हो जाए, सिलेंडर कर दें अगर, तो फिर वो आप पर वार नहीं करेगा। तो ये एक गुण जल तत्व से आता है। जल तत्व की विशेषता है कि सब कुछ होने के बाद भी वो अहंकार को काबू कर सकता है। ठीक हो गया। तो अपनी अपनी विशेषता है ये। फिर उसमें वायु, अगर आगे बढ़ते हैं, अब इसमें ये भी देख लीजिए जल तत्व में कौन कौन सी राशियां आती हैं और उन राशियों में इन ग्रहों का बल और ज्यादा प्रखर दिखाई देता है। भाई मेष राशि में, सिंह राशि में और धनु राशि में, तो ये सूर्य मंगल यहाँ बड़े ज्यादा बली हो जाते हैं। फिर आता है पंच महाभूतों में वायु तत्व। तो वायु को हम एक प्रकार से वो दिखावा करता है अपने बल का, जो हमारा जो बल है उस बल का दिखाई देने वाला बल, उसकी बात करता है। ध्यान रखना है इसमें और इसमें अंतर है। कई बार हम मंगल के पराक्रम को और शनि के पराक्रम को मिला देते हैं। नहीं, शनि, मंगल कहीं लीड कर रहा है लेकिन वो डायरेक्ट उससे प्राप्ति की बात नहीं सोच पा रहा है या सोचना चाहता है। भाई कमांडर जो है वो लीड कर रहा है, लेकिन शनि का जो पराक्रम है, शनि उस मटेरियल गेन से भी कुछ चाहता है। मतलब वायु तत्व काफी नजदीक है पृथ्वी तत्व के। वो कुछ मटेरियल गेन, कुछ भौतिक चीजों से प्राप्तियां चाहता है। पराक्रम ये करता है, लेकिन इस पराक्रम में और मंगल के पराक्रम में बहुत बड़ा अंतर है। और क्योंकि आज कलिकाल भौतिकवाद माना जाता है, तो पराक्रम निश्चित रूप से शनि का हम ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, ज़्यादा हमारी चाह होती है कि शनि का पराक्रम तो चार्ट में होना ही चाहिए। निर्माण, इस प्रकार का स्पेशली जो प्रौद्योगिकी निर्माण है, इंजीनियरिंग वर्क्स का जो काम है, उस कला में माहिर दक्ष प्लैनेट शनि वायु तत्व से माना जाता है। विस्तार करते रहना उस कला का, और इसका बहुत बड़ा गुण है वायु तत्व से संबंध सेवा भाव। ठीक हो गया। शनि अगर हमारा बली है, और यहां पर भी एक बात सोचने वाली है कि वायु तत्व जो है वो काफी ज्यादा नजदीक है भूमि तत्व के। ठीक हो गया। भाई गैसें बढ़ रही हैं, बहुत ज्यादा गैसों के बढ़ने से वो आपस में नजदीक आकर कुछ ठोस बनाने का प्रयास करने लग जाते हैं। तो वहां पर भी कह सकते हैं एक प्रकार से शनि को बढ़िया अगर चार्ट में रिजल्ट देना है तो कहीं ना कहीं बुध का बल होना चाहिए, या कह सकते हैं हमारे चार्ट में भूमि तत्व राशियों का बल होना चाहिए। भूमि तत्व हमने यहां लिखा है, उसको पृथ्वी तत्व भी कहा जा सकता है। जैसे 2 नंबर राशि अगर बली है, 2 नंबर यानी वृषभ राशि टॉरस, और 6 नंबर राशि बली है, 6 नंबर यानी कन्या विर्गो, और 10 नंबर राशि बली है कैप्रिकॉन माने मकर राशि, तो निश्चित रूप से हम शनि का बल संतुलित पाएंगे। ध्यान रखना है, एक बल होता है, एक बल संतुलन होता है। तो संतुलन भी परमावश्यक। हमारे पास अब बल है, लेकिन उस बल को काबू करने के लिए या उसका कहीं उपभोग करने के लिए कोई ना कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस तो चाहिए। बहुत नजदीक है वायु तत्व, वायु तत्व जो है वो पृथ्वी तत्व के, तो पृथ्वी तत्व का बल भी उसको संतुलित करने के लिए चाहिए। तो अगर कहीं शनि के साथ संतुलित बुध भी मिल जाता है तो कहने ही क्या, ये कह सकते हैं ये शनि अंडर कंट्रोल रहता है इस तत्व के साथ। ये राशियां बली हैं, ये ग्रह बली है बुध, तो कहना ही क्या। जल तत्व, जल तत्व का बड़ा विचित्र देखा जाता है कि भाई जल तत्व हमारे भावनाओं पर नियंत्रण रखता है, और सभी व्यक्तियों को अंततोगत्वा इसी तत्व से ही परम शांति या मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन दिक्कत यह है कि सिर्फ इसके बल से भी हम लीड नहीं कर सकते हैं। सिर्फ चंद्रमा चार्ट में है, शुक्र चार्ट में है, जल तत्व राशियों का बल है, तो कोई ऐसा, अगर आप कोई ऐसा निर्धारण, कोई ऐसा इनिशिएटिव लेते हैं तो फिर वो कारगर नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं
जल तत्व राशियों को संतुलित करने के लिए अग्नि तत्व का बली होना बेहद जरूरी है। नहीं तो हो सकता है आपको कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा शांत है, बहुत ही लिबरल है, अब वो गुण होना चाहिए था अवगुण बन गया। मतलब बहुत ही शांत है, मतलब कोई ज्यादा इसका बॉदर करने की जरूरत नहीं है, ये क्या सोचता है बुरा क्या अच्छा छोड़ो। लेकिन अगर हमारा प्रखर रूप से तो आता है जल तत्व, कर्क राशि में मजबूत चंद्रमा है, लेकिन हमारा चंद्रमा जो उस लग्न के लिए योग कारक है, अगर वो स्वग्रही हो जाता है, अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में बैठ जाता है, तो कहना ही क्या। फिर वो उस सौम्यता में भी एक पराक्रम दिखाई देता है कि भाई सौम्य है ये, लेकिन इसको कमजोर समझने की भूल ना कर बैठना। तो वो अपने को समझना है भूमि तत्व जहां भी बात आती है, भूमि तत्व राशियां कौन कौन सी हैं, यानी पृथ्वी तत्व, वृषभ राशि और कन्या राशि और मकर राशि भूमि तत्व राशियां हैं। और भूमि तत्व ग्रह माना जाता है बुध। सामान्यता ध्यान रखना है, सामान्यता संबंधित ग्रह, भूमि संबंधित ग्रह भूमि तत्व राशियों में बली ही होते हैं। कुछ एक इसमें विरोधाभास आपको मिल सकते हैं, कुछ एक एक्सेप्शनल मिल सकते हैं, नहीं तो सामान्यता वो बली ही होते हैं। वस्तु जो मटेरियल गेन की भावना है हमारे अंदर, एकत्रण की, वो इन राशियों के बली होने से या संबंधित ग्रह के बली होने से बढ़ जाता है। भाई भौतिकता का जमाना है तो ये राशियां बली होनी ही चाहिए। भौतिकतावाद में 2, 6, 10 अगर ये राशियां बली हैं, वृषभ, कन्या और मकर, तो वो व्यक्ति अर्थ संग्रह कर लेगा। ध्यान रखना है उस संग्रह का एग्जीक्यूशन करने के लिए वायु तत्व, क्योंकि उस निर्माण विस्तार में कहीं ना कहीं शनि की महानता है। ठीक हो गया, तो वो अंतर अपने को समझना है उसके विस्तार के लिए। जैसे हम कार्य कर रहे हैं, अभी ऑफिस में काम कर रहे हैं, अपने को निश्चित रूप से कुछ वेतनमान भी मिल रहा है, लेकिन उस वेतनमान का सही उपभोग 11 नंबर कर रहा है, जिसको हम लाभ स्थान बोल रहे हैं, या ये 11वीं राशि वायु तत्व राशि से हम उन वस्तुओं का जो हमने अर्न किया है उसका उपभोग। भाई हमने महीने में 30 दिन काम किया है, सैलरी अपने को एक दिन मिली, तो वो जो सैलरी पार्ट है वो हम 11 नंबर राशि से देख रहे हैं। तो उस अर्थ का सही अपने ऊपर बल या उसका सही उपभोग बिना वायु तत्व के संभव नहीं है। तो आपको यह भी हम मान सकते हैं कि भाई अगर किसी का वायु तत्व बली है, कौन कौन से वायु तत्व हैं, 7 नंबर है, 11 नंबर है और 3 नंबर है, तो वो व्यक्ति मुख्यतः अभी काम पर नहीं, उससे होने वाले डायरेक्ट लाभ पर विचार ज्यादा करेगा। आप लोगों को वो अंतर समझ में आ रहा होगा। भाई जैसे मान लीजिए मैंने कोई पॉलिसी बनाई है, बहुत बढ़िया नीति, मैं खुद से काम कर रहा हूं, अभी मेरा विचार नहीं, लेकिन मेरी वो पॉलिसी मुझे लाभ दे रही है, तो ये थॉट एक प्राइमरी बिजनेस थॉट माना जाता है। मुख्य या जो मौलिक व्यापारिक सोच है वो 7 नंबर तुला से ही इनिशिएट हुई है। आपको पता है जब भी कभी हम एक व्यापार के रूप में चार्ट को देखते हैं तो ठीक है, सप्तम भाव तो हमने देख ही लिया, साथ साथ तुला राशि का बल भी देखना है। तुला राशि का बल अगर उसके चार्ट में है तो वो व्यापार कर सकता है, उसको उसमें सफलता भी मिलेगी। ठीक हो गया। तो वस्तु एकत्रण, भौतिक ज्ञान, अभी ध्यान रखना है, बुद्ध क्योंकि बुद्धि के लिए जाना जाता है, लेकिन वो भौतिकता के लिए ही है। ठीक हो गया, वो मुख्य रूप से भौतिकता में है। हालांकि जब उसका मिलन हो जाता है कभी सूर्य के साथ, तो वो उस भौतिक बुद्धि को, माने उस भौतिक ज्ञान को, क्योंकि सूर्य सबका आत्मकारक है, सभी का नेचुरल आत्मकारक माना जाता है, जो डिग्री से परे है। मतलब एक तो हम जैमिनी पद्धति में डिग्री देखकर तय करते हैं, चर आत्मकारक जिसको बोलते हैं, एक जिसका परमानेंट सभी का जो आत्मकारक है वो सूर्य है। तो जब सूर्य और बुद्ध का मिलन होता है, आत्मा और बुद्धि का मिलन होता है, तो इस बुद्धि को उस दिशा में भी अग्रेसित कर देता है।
यानी वो उस भौतिक ज्ञान के जरिए, ध्यान रखने वाली बात है, उस भौतिक ज्ञान के जरिए वो आध्यात्मिक ज्ञान को पा लेता है। ठीक हो गया? माने अगर कोई न्यूरॉन्स का जानकार है, वो तंतु कोशिकाओं के बारे में बहुत गंभीर अध्ययन कर रहा है, तो हो सकता है वो उसी मेरु रज्जु, स्पाइनल कोड की स्टडी करते करते करते, अभी वो स्टडी कर रहा है भौतिकता से, बुद्ध की ही, लेकिन उसी को स्टडी करते करते क्या पता वो कुंडलिनी जागरण तक पहुंच जाए और अपना थर्ड आई ओपन करने पर विचार करे, उसको सप्त शक्ति चक्र उसके एक्टिव हो जाए। तो ये कहीं ना कहीं भौतिक ज्ञान से आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ चला गया। तो ये अच्छा माना जाता है। बुद्ध आदित्य योग अगर बिना अस्त हुए मिलता है तो उसका और ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। तो लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपके चार्ट में अगर बुद्ध आदित्य योग बन रहा है, बुद्ध अस्त है तो कुछ देगा नहीं, बैठा तो है ही साथ में। अस्त होने का मतलब है उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली कहीं दिखता नहीं है वो, लेकिन वो मौजूद वहाँ रहता है। ठीक हो? मैंने आपको तभी भी बताया था कि अस्त होने का क्या मतलब होता है। अगर वो मित्र होकर अस्त होता है तो वो मित्र ही है, वो बुद्ध उसका सूर्य का, तो मित्र होकर अस्त होने का दोष कम लगता है। अब आकाश, ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि इसको कोई राशि असाइन नहीं की गई है। भाई पंच महाभूत बोलते हैं तो 4 महाभूत तो अपने को दिख जाते हैं। अभी बोलते हैं जो उसके लिए जगह है वो कहाँ से मिली? आकाश। हालांकि वो सारे तत्वों को जो स्पेस चाहिए, स्पेस प्रोवाइडर तो सभी का आकाश ही है, बिना स्पेस के कोई चीज कहाँ एग्जिस्ट कर सकती है। लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा गहराई से देखते हैं, कुछ ऐसा स्पेस है जहां पर बृहस्पति को अच्छा लगता है, विशेष आनंद आता है, जो आकाश तत्व की बात करता है, जो इटर्नल, सभी जगह व्याप्त है, वो सर्वव्यापी है। ठीक है? और वो शुद्ध ज्ञान की बात करता है। यहां पर ज्ञान का हम अभी भौतिक अर्थ या भौतिक वस्तुओं के संबंध में नहीं ले रहे। विजडम, तय करना ये गलत या सही का ज्ञान, तो ये ज्ञान बहुत उच्च स्तर का ज्ञान है। और इसमें जैसे आपको पता है सामान्यतः कर्क राशि में और सिंह राशि में बृहस्पति का परिणाम अपने को अच्छा मिलता है, कुछ एक एक्सेप्शनल भी हैं। और इसी प्रकार से मित्र की राशि है, मंगल की राशि वृश्चिक राशि, और ये इनकी खुद की राशि है बृहस्पति की धनु राशि। तो यहाँ भी इन दोनों राशियों में सामान्यतः बृहस्पति अच्छा परिणाम देते हैं। इसी प्रकार से 12 नंबर मीन राशि और मेष राशि में भी बृहस्पति सामान्यतः अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि जहां जहां ये मिलन हो रहा है जल और अग्नि का, यहां यहां कह सकते हैं एक प्रकार से विशेष स्पेस मिला है, जगह मिली है बृहस्पति को। ठीक है? तो आप कोई ऐसा पर्टिकुलर राशि असाइन नहीं कर सकते हैं आकाश तत्व के लिए, लेकिन जो जो बृहस्पति को प्रिय है राशियां, उन्हीं बृहस्पति की पर्टिकुलर हमने कुछ जगह डिसाइड की है। तो वो जगह से आप आसानी से तय कर सकते हैं कि जहां मिलन हो रहा है मोक्ष का धर्म के साथ, वो पार्ट बृहस्पति का फेवरेट पार्ट है। वो कह भी सकते हैं भाई एकदम फिट भी बैठता है वो, क्योंकि बृहस्पति धर्म मार्ग पे चलाकर फाइनली आपको मोक्ष तक ले जाने का जो शुद्ध ज्ञान है वो बृहस्पति के अलावा और मतलब बृहस्पति की कृपा के बिना संभव नहीं है। तो वो निश्चित रूप से इन्हीं 2 राशियों के मिलन पर ही संभव है। यानी ये मोक्ष और फिर ये धर्म, मोक्ष धर्म, मोक्ष धर्म, तो ये मुख्य विषय भी कहे जा सकते हैं बृहस्पति के। तो यहां पर बृहस्पति का विशेष बल अपने को दिखाई देता है। भाई जैसे हम कोई भी संवैधानिक चीजें पढ़ते हैं तो संविधान में कुछ धाराएं होती हैं, उन धाराओं को एक सरल रूप से याद करा जाता है, लेकिन जब कोई कठिन चीज आ जाती है तो उस धारा के ऊपर एक विशेष नई धारा भी लागू हो जाती है कि भी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में एकदम अलग प्रकार से उस पर्टिकुलर आर्टिकल को देखा जाएगा। ऐसे यहां पर भी है कि भाई हमने ये ऐसा माना है कि, लेकिन जैसे यहां पर एक्सेल्ड जुपिटर रेट्रोग्रेड है तो फिर हम उसके बल को भौतिक संसार की दृष्टि से कम आंकते हैं कि भाई वो उच्च भंग हो गया। भाई जैसे एक नीच भंग होता है वो उच्च भंग में आ गया। तो वो
ये देखिए, ये बोलते हैं कि भाई क्या ज्योतिष एक यूनिवर्सिटी का विषय है, वो सही है, डिग्री सर्टिफाइड हो जाना अलग बात है, लेकिन ज्योतिष पढ़कर उसके बाद हम जब किसी कुंडली के अलग अलग भावों का कुछ अर्थ निकालते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं, वो निर्भर करता है हमारे खुद के कोर इंटरेस्ट क्या है, हम कितने धर्म को जानते हैं, कितना मोक्ष का महत्व समझते हैं, वो कोई नहीं बता सकता है, वो तो हमने ही तय करना पड़ेगा। तो वो हम अभ्यास से सीखते जाएंगे कि जो संसार कई मामले में निरर्थक समझता है कि कुछ वस्तुओं को, वो हमारे लिए कितना वैल्यूएबल है। तो जब आप उस चीज़ तक पहुंचने लग जाएंगे कि भाई बात तो सही है, हो सकता है इस चीज़ का कोई विशेष महत्व ना हो हमारे जीवन के लिए, कहते भाई सर्वव्यापी ज्ञान क्या, इस चीज़ का कोई मटेरियल तो नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको पता है जब भी हम सब चीज़ पा लेंगे, माने सांसारिक वस्तुएं जब पा लेंगे, उसके बाद फिर जब अपने आप हमारी आत्मा, माने हमारा एक अंदर हमें ग्लानि महसूस होगी, यार हमने क्या पाया, इतना पाकर भी हमने क्या पाया, वो तभी होता है जब इसका बल हमारे पास नहीं। ठीक हो गया। लेकिन ये सोच भी बहुत बड़ी मायने रखती है। अगर आपके मन में ये सोच आ रही है तो बृहस्पति का बल कहीं ना कहीं ट्रिगर हो रहा है, कहीं ना कहीं बृहस्पति ऑन हो रहा है। तो बृहस्पति ही वो ग्रह है। ध्यान रखने वाली बात यह है, केतु को हम मानते हैं उसका रूप स्वरूप देखकर, वो उसका भाई पाप ग्रह जैसा उसका स्ट्रक्चर है, वो अवधूत की तरह रहता है, रूप का ध्यान नहीं रखता है बिल्कुल भी, शरीर उनका मैला कुचैला दिखाई देता है। लेकिन वो केतु भी इस बृहस्पति के साथ मिलकर ही अच्छे परिणाम देने में समर्थ होता है, स्पेशली जो अपने को जन्म जन्मांतर के चक्कर से मुक्त करा दे। तो ये बृहस्पति का ही बल है। तो आज का इस क्लास में फिलहाल इतना ही। इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते रहेंगे। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।